सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद कुमार सिंह एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के सामने एक नया टॉपिक लेकर के, और वह है असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। बच्चों, इस आंदोलन की जो खास बात है कि यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्यों रखता है, क्या कारण है, वो हम आपको जब बताएंगे तो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा क्यों इसको एक महत्वपूर्ण आंदोलन माना जाता है। यह एक ऐसा आंदोलन है, मैं आपको बता देना चाहूंगा पहले ही कि इसी आंदोलन के बाद जनता के मन में जो ब्रिटिश शासन का भय था वो धीरे धीरे जाता रहा, और यह एक पहला विशाल जन आंदोलन था। बच्चों, हम स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाना चाहेंगे कि इसके पहले हमने आपको रॉलट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के बारे में बताया है। तो शुरू करते हैं। असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसका जो समय था 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक। यह जो आंदोलन था वह 1 अगस्त 1920 को आरंभ हुआ और इसकी समाप्ति जो हुई 12 फरवरी 1922 को हुई। आपको बताना चाहूंगा कि इसकी जो पृष्ठभूमि थी वो कहाँ पे थी, अभी आपको क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। इस आंदोलन का जो कारण है, जैसा कि आपको बताया गया कि हर आंदोलन का कुछ न कुछ कारण होता है, ठीक उसी तरह इस आंदोलन का भी कुछ कारण था। और उसका कारण क्या था, इस आंदोलन के जो बीज थे वो कहीं न कहीं ये भूतकाल में ही पाए जाते हैं। इसको हम देखेंगे कि क्या थे कारण। आर्थिक संकट। आर्थिक संकट क्या था, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो हमने आपको बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से भारत ने भी इसमें प्रतिभाग किया था, और जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उसका जो क्या कहते हैं कि प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव था भारत पर भी बड़ा। उसमें सबसे ज्यादा नकारात्मक रूप में आर्थिक प्रभाव था, जिसमें करों में वृद्धि की गई, टैक्सेशन सिस्टम लाए गए, बहुत सारी और चीजें हुई जिसकी भरपाई जो है भारतीयों को करना पड़ा। और क्या था, 1919 के सुधारों से व्याप्त असंतोष। जो 1919 का जो एक्ट पारित हुआ था उसमें जो क्या कहते हैं सुधारात्मक कार्य किए गए थे, उसके प्रति भारतीय जनमानस में असंतोष व्याप्त था। और क्या था, रॉलट एक्ट। जैसा मैंने आपको बताया कि जो सरकार ने रॉलट एक्ट पारित किया था, क्रांतिकारी घटनाओं के दमन हेतु जो रॉलट एक्ट पारित किया गया कि बिना किसी को कुछ बताए राजनीतिक जो बंदी थे उनको क्या कहते हैं कि फिर से बंदी बनाया जा सकता 2 साल के लिए, क्योंकि इसमें जो है किसी को कोई अपील और दलील करने की कोई सुविधा नहीं थी, जिसको कि काला कानून की संज्ञा दी गई थी। और इसी के विरोध के फलस्वरूप घटना घटती है जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना, जिसको कि जनरल डायर ने अंजाम दिया था, जिसमें कई निर्दोष मारे गए थे। और उसी से जुड़ा हुआ एक घटना है खिलाफत आंदोलन, जिसकी की पृष्ठभूमि जो है कहीं न कहीं प्रथम विश्व युद्ध में पाई जाती है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। और खिलाफत आंदोलन ही वह आंदोलन था जो कि जन्म देता है कहीं न कहीं असहयोग आंदोलन को, क्योंकि खिलाफत आंदोलन में जब गांधी जी ने उसको समर्थन प्रदान किया, तो जब इसकी बैठक जो हुई इलाहाबाद में हुई थी, जब गांधी जी को पूरी तरह से नेतृत्व सौंप दिया गया, उस समय गांधी जी ने अंग्रेजों को अल्टीमेटम दिया था कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम असहयोग आंदोलन करने पर बाध्य होंगे और असहयोग करेंगे। इसलिए इस आंदोलन का जो तात्कालिक कारण माना जाता है वह है क्या कहते हैं खिलाफत आंदोलन। तो आइए देखते हैं कि आंदोलन का उद्देश्य क्या था। आंदोलन का जो उद्देश्य था ब्रिटिश शासन का असहयोग करना। असहयोग का मतलब आप जानते ही हो कि सहयोग न करना, असहयोग मीन्स सहयोग न करना। जनमानस में व्याप्त भय को दूर करना। जनमानस के जो हमारी भारतीय जनता थी वो बहुत ही सीधी सादी थी, उसके मन में बहुत भय व्याप्त था कि किस तरह से हम जो है इस मुसीबत से पार पाएंगे। उनको कभी विश्वास भी नहीं हो रहा था। इस आंदोलन का एक उद्देश्य ये भी था कि पूरे जनमानस को ब्रिटिश शासन के खिलाफ खड़ा करना, ब्रिटिश शासन को यह अनुभव कराना कि कितनी ताकत होती है जनमानस में।
और जो क्या था, स्वराज की मांग। आप अभी आगे देखेंगे किस तरह से क्या कहते हैं कि स्वराज की मांग की जाती है और कांग्रेस की भूमिका में क्या परिवर्तन आता है। आंदोलन की भूमिका, आंदोलन की जो पृष्ठभूमि है, हमने आपको बताया कि खिलाफत आंदोलन के समय से ही यह आंदोलन धीरे धीरे अपना प्रारंभ कर देता है। अब गांधी जी जब घोषणा करते हैं, पहले ही घोषणा कर चुके होते हैं और 1 अगस्त 1920 को यह आंदोलन आरंभ भी हो चुका होता है। आंदोलन को आरंभ करते हैं, जिस दिन आंदोलन आरंभ होता है उसी दिन आपको हमने बताया था कि तिलक जी का देहावसान भी हो जाता है। सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन होता है। बहुत महत्वपूर्ण है कि सितंबर 1920 का जो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन होता है, लाला लाजपत राय उसके अध्यक्ष होते हैं। गांधी जी ने स्वयं जो है असहयोग का प्रस्ताव लिखा और उसे पेश किया, लेकिन CR दास जी ने उसका विरोध किया। कई और नेताओं ने विरोध किया, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर इसको मान लिया जाता है। और उसके बाद होता है नवंबर 1920 में कांग्रेस का नागपुर में वार्षिक अधिवेशन। और इस वार्षिक अधिवेशन में जो CR दास जी ने यहाँ विरोध किया था कलकत्ता के अधिवेशन में, विशेष अधिवेशन में, वही खास बात यही रहता है कि CR दास जी ने ही इस प्रस्ताव को 1920 के नागपुर अधिवेशन में पुनः प्रस्तुत किया और इसे पूरी तरह से पारित कर दिया गया। मतलब कांग्रेस के एजेंडे में भी यह आंदोलन शामिल हो गया। कुल मिलाकर के देखा जाए तो नागपुर अधिवेशन का विशेष महत्व होता है। नागपुर अधिवेशन का जो महत्व क्या है, कांग्रेस का संरचनात्मक पुनर्गठन। अब तक जो कांग्रेस पार्टी थी जो बनी हुई थी, जो मतलब संरचना किया गया था, इसमें जो था क्या कहते हैं पूरा जनमानस शामिल नहीं था। और जब बागडोर आती है गांधी जी के हाथ में, तो उन्होंने इसमें व्यापक रूप से संरचनात्मक परिवर्तन किया। क्या परिवर्तन किया, इसके लिए कमेटी नियुक्त की गई वहां पर कांग्रेस के अंदर ही। कांग्रेस की जो सदस्यता शुल्क थी उसको घटा करके कम कर दिया गया, 4 आने प्रति व्यक्ति कर दिया गया, जिससे कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी इसमें जुड़ सके। और क्या किया गया, इसमें स्थानीय भाषा को भी महत्व दिया गया, जिससे सभी भाषाई लोग इसमें आराम से आकर के जुड़ सके। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी वो क्या था, कांग्रेस का जो लक्ष्य था, कांग्रेस का लक्ष्य पहले था कि संवैधानिक व वैधानिक तरीकों से ही ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन को प्राप्त करना। लेकिन यहाँ से नागपुर अधिवेशन से ही इसका मोटो बदल जाता है और उद्देश्य हो जाता है कि अगर संभव हो तो ब्रिटिश शासन के बाहर से भी या अन्य गतिविधियों के द्वारा ही स्वराज को प्राप्त करना। एक महत्वपूर्ण बात थी स्वराज को प्राप्त करना, और गांधी जी अपने मकसद में सफल भी रहे। कांग्रेस द्वारा जब यह स्वीकार कर लिया गया तो कहीं न कहीं एक व्यापक जन आंदोलन के रूप में यह परिणित हो गया। इसी अवसर पर गांधी जी ने एक अपना वक्तव्य दिया था जो कि बहुत प्रसिद्ध है कि स्वराज की गंध से मेरे नथने फटने लगे हैं और अगर आंदोलन इसी तरह चलता रहा तो 1 वर्ष के अंतर्गत हम स्वराज को प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि गांधी जी को विश्वास था कि जब जनमानस हमारा एक साथ उठ के खड़ा होगा और कहीं न कहीं असहयोग की बातें फैलेंगी तो अंग्रेज बाध्य हो जाएंगे हमारी बातों को मानने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं था कि सारे लोग जो है उसका जो है समर्थन करते, कुछ लोग इसके विरोध में भी थे। तो आइए देखते हैं विरोध में कौन थे। जिन्ना, एनी बेसेंट, GS कापड़े एवं BC पाल ने कांग्रेस को छोड़ दिया। इन्होंने कांग्रेस को इसलिए छोड़ दिया कि कांग्रेस की जो नीति थी वह संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करने से हट चुकी थी और वह अन्य माध्यमों से भी स्वराज को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हो गए थे। इसी विरोध में क्या कहते हैं अन्य नेता भी शामिल थे, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग इसमें शामिल भी हुए और यह सब नेता अपना बाहर चले गए। आंदोलन के कार्यक्रम, बच्चों जब भी कोई एक आंदोलन चलाया जाता है उसके कुछ कार्यक्रम निश्चित होते हैं, तो इस आंदोलन में भी कुछ कार्यक्रम थे। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इस आंदोलन के मुख्य कार्यक्रम क्या थे। इस आंदोलन के मुख्यतः 2 तरह के कार्यक्रम थे, एक था रचनात्मक कार्यक्रम और दूसरा था निषेधात्मक कार्यक्रम। तो रचनात्मक कार्यक्रम क्या था वो देखते हैं।
पहला था स्वदेशी का प्रचार प्रसार। इस आंदोलन में स्वदेशी निर्मित चीजों पर जोर दिया गया। कहने का मतलब है कि सबसे ज्यादा जोर दिया गया स्वदेशी का। और इसका तात्कालिक एग्जांपल देना चाहूंगा, अभी जो चीन की घटना हुई है उसके द्वारा अपने ही देश में देखो अभी क्या कहते हैं, स्वदेशी की मांग फिर से चल पड़ी है। जो क्या कहते हैं धारावाहिक उसी तरह से उस समय भी जो है स्वदेशी का प्रचार प्रसार किया जाने लगा। अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत की जो उसमें भावना थी, ऊंच नीच की बहुत ज्यादा भावना थी, उसके भी अंत पर क्या कहते हैं जोर दिया गया। पंचायती अदालतों की स्थापना की गई कि अब जो है क्या कहते हैं कि जो ब्रिटिशर्स जो क्या कहते हैं कि कोर्ट बने हुए हैं या कानून बने हैं, उसके अलावा भी पंचायती अदालतों की स्थापना पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना, जब ये विरोध शुरू होता है तो हम आपको अभी आगे बताएंगे कि इस समय राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना की गई, जिसमें कि क्या कहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और क्या कहते हैं काशी हिंदू विद्यापीठ और क्या कहते हैं गुजरात विद्यापीठ एवं अन्य विद्यालयों की स्थापना भी की जाती है। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम एकता को संवर्धन मतलब बल दिया जाता है। बच्चों अभी हम आपको आगे बताएंगे, आप यहीं पे इसको समझ लीजिए कि हिंदू मुस्लिम एकता को संवर्धन कैसे मिलता है। यहाँ पर जब ये आंदोलन प्रगति पर होता है तो क्या कहते हैं कि ये जो है कहीं न कहीं खिलाफत के बाद उपजा हुआ आंदोलन था या उससे संबंधित आंदोलन था। हिंदू मुस्लिम एकता को खिलाफत आंदोलन के समय से ही बल मिल रहा था। यहाँ पर घटना घटती है कि क्या कहते हैं जामा मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद में भाषण देने के लिए आर्य समाजी स्वामी श्रद्धानंद को आमंत्रित किया जाता, जो कि बहुत बड़ी बात थी उस समय। ये एकता का एक मिसाल था। और वहीं पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की जो चाबियां होती हैं वह एक मुस्लिम नेता डॉक्टर सत्यपाल किचलू को सौंप दी जाती हैं। ये एक मिसाल था हिंदू मुस्लिम एकता का। अब देखते हैं कि निषेधात्मक कार्य क्या थे। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। बच्चों आपको बता दें, असहयोग आंदोलन में यह कार्यक्रम सबसे ज्यादा सफल रहा कि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। इसके लिए गांधी जी ने राष्ट्र भ्रमण भी किया। और आपको बता दें इसमें जो है प्रभुनाथ गांधी जी ने भी उनका साथ दिया था। यह आंदोलन व्यापक स्तर पे चला। विदेशी वस्त्रों की होलियां जलाई गईं, जिससे अंग्रेजों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। संस्थाओं व अदालतों का बहिष्कार। संस्थाओं मतलब जो क्या कहते हैं, यहाँ पर आपको कहना चाहेंगे, यह जब आंदोलन आरंभ हुआ था तो जो क्या कहते हैं शहरी मध्यम वर्ग था, जैसे जो शिक्षक थे, जो वकील थे या अन्य लोग थे, उन्होंने कार्यालय जाना बंद कर दिया। उन्होंने सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया। जो छात्र थे उन्होंने भी बहिष्कार किया। और आपको ये भी बता दें कि जो ये सरकारी स्कूल का बहिष्कार था बंगाल में सर्वाधिक सफल रहा। लेकिन सरकारी संस्थाओं या अदालतों का बहिष्कार या जो ये कार्यक्रम था मद्रास में उस समय सक्सेस नहीं हुआ। आगे था सरकारी उपाधियों एवं प्रशस्तियों को लौटाना। एक निषेधात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत यह था कि उस समय सरकारी उपाधियां और प्रशस्तियां जो लोगों को मिली हुई थी उसको लौटाया गया। इस क्रम में महात्मा गांधी जी ने जो क्या कहते हैं उनको जो पदक मिला हुआ था, बोअर पदक, जुलू पदक, वह अपने कैसरे हिंद की उपाधि उन्होंने त्याग दी। और इसी समय डॉक्टर जमनालाल बजाज ने अपने राय बहादुर की पदवी को त्याग दिया है। एक बहुत बड़ी बात थी जो कि असहयोग के लिए लोगों ने कदम उठाया। बच्चों अब आपको ये बताना चाहेंगे कि यह आंदोलन जब बढ़ता है, जब यह आंदोलन आगे चलता है तो इसमें और सारी भी घटनाएं होती हैं। वो घटनाएं क्या हैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस का विजयवाड़ा अधिवेशन 1921 में कांग्रेस का विजयवाड़ा अधिवेशन होता है और जिसमें यह निर्णय किया जाता है कि तिलक स्मारक हेतु एक स्वराज कोष की स्थापना की गई और जिसका लक्ष्य रखा गया कि 1 करोड़ रुपया उसमें जमा किया जाएगा। और इस लक्ष्य को आपको बता दूं 6 महीने के अंतर्गत ही प्राप्त कर लिया गया। इसके अलावा इस कार्यक्रम में रखा गया 20 लाख चरखे बांटे जाएंगे। जो गरीब जनता है उनको 20 लाख चरखे लगभग बांटे जाएंगे या कांग्रेस के उसमें एजेंडे में शामिल किया गया।
बच्चों ये भी बता दूं आपको कि यह आंदोलन जब बढ़ा तो कहीं ना कहीं बढ़ता ही चला गया। और प्रारंभ में ये भी बता दूं, गांधी जी बहुत सतर्क थे। उनका जो ये मानना था कि यह आंदोलन जो है अहिंसात्मक रूप से ही आगे बढ़े, हिंसात्मक रूप से आगे न बढ़े। लेकिन देश में कई स्थानों से ये सूचना मिलने लगी कि इस आंदोलन में कुछ हिंसात्मक घटनाएं भी होने लगी। जैसे जैसे यह आंदोलन आगे बढ़ता गया उस तरह से अंग्रेजों का दमन चक्र भी बढ़ता गया। क्या था वो घटना? अली बंधुओं का भाषण। जो अली बंधु थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, उन्होंने मुस्लिम भाइयों के बीच ये भाषण दिया कि ये हमारे विरोधी हैं और सेना में हम काम नहीं करेंगे और सेना में काम करने से मनाही कर दें, बाहर आ जाएं। कहीं न कहीं इसका बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा और बाद में गांधी जी ने हर भारतीयों के लिए यह समर्थन प्रदान कर दिया कि हमारे लिए भी इनका सहयोग करना उपयुक्त नहीं है। और इससे जो है ब्रिटिशर्स में बहुत चिंता हो गई। साथ साथ एक घटना और घटती है कि 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर उनका विरोध किया गया। प्रिंस ऑफ वेल्स जो कि इंग्लैंड से आए थे, उनका जो है जब आगमन हुआ भारत में तो उनका विरोध किया गया। और विरोध करने पर क्या हुआ, क्या कहते हैं कि दमन चक्र चला। और उसके बाद से जो होता है कांग्रेस की समिति और क्या कहते हैं कि खिलाफत कमेटी के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, हर तरफ दमन चक्र चालू हो जाता है। और इस क्रम में वायसराय लॉर्ड रेडिंग जो है गांधी जी से मुलाकात करते हैं। वायसराय लॉर्ड रेडिंग को बहुत चिंता होती है और वो गांधी जी से मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि अली बंधुओं से आप निवेदन करिए कि वह अपना भाषण वापस ले लें, और क्योंकि इससे हिंसा का रुख अख्तियार हो रहा है। लेकिन गांधी जी ने उनकी बात को मानने से इनकार कर दिया कि आप हमारी बातों को भी मानिए और फिर जाकर के कुछ होगा आगे। 1921 में अहमदाबाद का अधिवेशन होता है, जिसमें क्या कहते हैं गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रस्ताव पारित करा दिया होता है। और इसके बाद 1 फरवरी 1922 को गांधी जी घोषणा करते हैं कि यदि अंग्रेज हमारे जो राजनीतिक बंदी हैं उन पर अत्याचार करना बंद नहीं करते हैं और उसके साथ साथ जो है क्या कहते हैं कि ये जो क्या कहते हैं प्रेस पर नियंत्रण है उसको हटाते नहीं हैं, तो इन सब के विरोध में हम कहीं न कहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेंगे। कहने का मतलब है गांधी जी एक कदम और आगे चल रहे थे। उन्होंने क्या कहते हैं कि पूरा मन बना लिया हुआ था कि अब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करेंगे। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि यह जो आंदोलन था बीच बीच में कहीं न कहीं उग्र हो रहा था। कैसे उग्र हो रहा था? ननकाना साहिब में क्या कहते हैं कि कुछ साधु संतों जो महंत थे वहां पर उनके ऊपर गोली चलवा दी गई दमन चक्र के अंतर्गत। केरल में मोपला विद्रोह होता है जिसने कि कहीं न कहीं हिंसात्मक रूप ग्रहण कर लिया था। इससे गांधी जी को बहुत चिंता भी हो रही थी, लेकिन गांधी जी आगे बढ़ते जा रहे थे। और आंदोलन की समाप्ति कैसे होती है ये आपको बता दें। इस समय जो है क्या कहते हैं कि गांधी जी जो थे वो बारडोली में थे और वो ये तैयारी कर रहे थे कि हम सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट करेंगे। अपनी मांगे जो उन्होंने रखी थी, उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया था कि अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो हम क्या कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर देंगे। लेकिन उसी समय एक घटना घटती है, जो घटना होती है 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश में गोरखपुर नामक जिले में एक स्थान है चौरी चौरा। वहां पे एक शांतिपूर्वक विरोध हो रहा था। विरोध क्या था ये भी बता दें आपको। बहिष्कार कार्यक्रम के अंतर्गत शराब के दुकानों की भी पिकेटिंग की गई थी, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई थी, जिससे अंग्रेजों को काफी नुकसान हुआ था। एक छोटी सी बात और आपको बता देना चाहूंगा, ये जो क्या कहते हैं शराब की दुकानों पर जो धरना देना था, जो पिकेटिंग था, यह कांग्रेस के एजेंडे में शामिल नहीं था। लेकिन कहीं न कहीं ये जो विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार था उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण था। ये बहुत ही इसको लोगों ने क्या कहते हैं कि धरना दिया और बहुत ही तेजी से ये घटना आगे बढ़ रही थी। और इसी क्रम में
शांतिपूर्वक ढंग से जो प्रदर्शन हो रहा था उन पर क्या कहते हैं पुलिस ने गोली चला दिया। और जब भीड़ गुस्सा गई तो भीड़ ने पूरे थाने को घेर लिया, घेर करके आग लगा दिया। इसमें लगभग 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। और जब गांधी जी को यह सूचना मिलती है बारदोली में, तो उन्होंने वहां पर 12 फरवरी को कांग्रेस समिति की एक बैठक बुलाई और उस बैठक में यह प्रस्ताव पारित करवाया कि अब आज से असहयोग आंदोलन को बंद किया जाता है। ये थी घटना असहयोग आंदोलन की। इसके आगे क्या होता है, जब असहयोग आंदोलन बच्चों बंद होता है तो जो यहाँ के नेता थे उन्होंने इसका काफी विरोध किया। उन्होंने गांधी जी को बहुत अपशब्द कहा, बहुत भला बुरा कहा। इसमें डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस जी थे, मोतीलाल नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लाला लाजपत राय थे, बहुत सारे लोग थे। ऐसा था कि गांधी जी ने लेकिन फिर भी किसी की परवाह नहीं की, क्योंकि वो हिंसा को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और उनका मन बहुत आहत हुआ था। आंदोलन का प्रभाव, आंदोलन का दो प्रभाव होता है। एक होता है नकारात्मक, क्योंकि इस आंदोलन ने हिंसात्मक रूप ग्रहण कर लिया था। और दूसरा प्रभाव ये हुआ था कि गांधी जी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करना चाहते थे उसको बहुत बड़ा झटका लगा और वह आंदोलन उनको रोकना पड़ा। लेकिन सबसे इसका जो है सकारात्मक प्रभाव क्या होता है, जनमानस के मन में भय की समाप्ति। जो भारतीय जनमानस था उसके मन में जो भय था वो समाप्त हो जाता है। इसके आगे की क्या घटना होती है उसको भी आपको बताता चलूं कि 10 मार्च 1922 को 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको 6 वर्ष की सजा दे दी जाती है। लेकिन अस्वस्थ होने के कारण गांधी जी को 5 फरवरी 1924 को ही रिहा कर दिया जाता है। इस तरह से यह आंदोलन तो समाप्त हो गया, लेकिन कहीं न कहीं इस आंदोलन ने भी एक नींव डाल दी थी किसकी, सविनय अवज्ञा आंदोलन की। और आपको आगे के चरणों में हम आपको बताएंगे, जब आपको पढ़ाएंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, क्यों हुआ और कैसे हुआ। बच्चों यहाँ पर हम एक चर्चा आपसे और करना चाहेंगे कि यह जो आंदोलन था, असहयोग आंदोलन था, इसको जो यहाँ पे एक इसका रचनात्मक कार्य था, निषेधात्मक कार्य था, तो इसको थोड़ा सा हम और यहाँ पे चर्चा कर देना चाहेंगे कि लोगों ने इसको कैसे लिया। नगरों में इसको लोगों ने इस तरह से लिया कि क्या कहते हैं कि सरकारी जो कार्यालय थे, स्कूल थे या फिर अदालतें थी, उनका बहिष्कार किया गया। मद्रास में लेकिन ऐसा नहीं होता था, हुआ। उसका भी कारण था क्योंकि वहां के लोग चाहते थे कि जो उच्च जाति के जो ब्राह्मण उनको जो अधिकार मिले हुए वो हमको नहीं मिल सकते हैं, और जब तक हम भाग नहीं लेंगे क्या कहते हैं असेंबली में, तब तक हमको चुनाव में, तब तक हमको अधिकार वो नहीं मिलेंगे। इस कारण से दूसरा जो है क्या कहते हैं, कुछ समय बीतने के पश्चात नगरों में यह आंदोलन जो है धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। कारण यह रहता है कि उस समय हमारे पास खुद की संस्थाएं नहीं थी, तो कितने दूर दिन तक हम उसे बाहर रहते, इतने स्कूल या कॉलेज नहीं थे कि हम जो है बहिष्कार कर सके। दूसरा जो है, किसानों ने इस आंदोलन को दूसरे तरफ से लिया। बात यहाँ करेंगे अवध के किसानों की, चर्चा हम करेंगे। अवध में बाबा रामचंद्र जो कि फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में गए थे। गिरमिटिया एक तरह का प्रमाण पत्र होता है, गिरमिट जिसको कहा जाता था, और उस प्रमाण पत्र पे काम करने वाले को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। जब वो लौट करके आए प्रतापगढ़ में, उस समय तालुकदारों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ आंदोलन चलाया गया। यहां तक कि ये भी कहा गया कि अगर ये अपने लगान को कम नहीं करते हैं या पट्टेदारी व्यवस्था को सही नहीं किया जाता है तो इनको नाई और धोबी बंद कर दिया जाए। इसी समय क्या कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी यहाँ पर यात्रा करते हैं और 1920 में ही क्या कहते हैं अवध किसान सभा का गठन होता है। यह आंदोलन चल ही रहा होता है। इसी आंदोलन को कैसे लेते हैं आंध्र प्रदेश के आदिवासी, उस समय आंध्र प्रदेश की गुडेमहिल पहाड़ियों में, वहां पर एक यूं कहे कि जो विद्रोही प्रवृत्ति के थे अल्लूरी सीताराम राजू,
इनका नाम वहाँ बहुत प्रसिद्ध था। लोगों को विश्वास था कि इनको खगोलीय जानकारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, लोगों को ये ठीक कर सकते हैं और इन पर गोलियां असर नहीं करती हैं। अल्लूरी सीताराम राजू जो थे वो गांधी जी को बहुत पसंद करते थे और वहाँ पे इन्होंने गुरिल्ला युद्ध चलाया अंग्रेजों के खिलाफ। बाद में इनको बंदी बना लिया गया और इनको फांसी की सजा दे दी जाती है। असम के जो चाय बागानों के मजदूर हैं वह किस तरह से आंदोलन को लेते हैं ये भी हम यहाँ पे क्या कहते हैं जानते चले। वहाँ के जो मजदूर थे उनको जब वो बागानों में प्रवेश करते थे उसके बाद उनको बाहर आने की अनुमति नहीं होती थी जब तक कि कोई अनुमति उनको प्रदान न की जाए। लेकिन ये इस आंदोलन के द्वारा वहाँ पे एक बात फैली कि अब हमको बाहर जाने के लिए किसी तरह के आदेश की जरूरत नहीं है। इस क्रम में वो वहां से बाहर भी निकले और जब बाहर निकले तो उनको दमन चक्र का सामना करना पड़ता है। इस तरह से यह जो आंदोलन था इसको अलग अलग वर्ग के लोगों ने अलग अलग ढंग से लिया। कुल मिलाकर एक बात यह कहना चाहेंगे, यह आंदोलन उतने हद तक सफल नहीं रहा, लेकिन फिर भी एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो क्या कहते हैं इसका परिणाम रहा कि जन आंदोलन बनना। ये पहला जन आंदोलन था, विशाल जन आंदोलन था, जिससे जनता के मन में यह भाव पैदा कर दिया कि हम ब्रिटिशर्स का मुकाबला कर सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक है बच्चों। हम आपको अगले चरण में बताएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।